नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। मैं हूं प्रीति सिंह। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की निगरानी और जवाबदेही तय करने के लिए विधायिका के पास कई तरह के तरीके हैं। उसमें प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालय की ओर से दिया जाता है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का पहला सवाल जुड़ा है गैर जंक्शन उपनगरीय रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद राजेश वर्मा, नरेश गणपत महस्के, शांभवी और डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे ने। इन सांसदों ने रेल मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार देश भर के गैर जंक्शन और उपनगरीय रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं के उन्नयन के लिए कदम उठा रही है। अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है। ऐसे स्टेशनों पर प्रतीक्षालय, पेयजल, डिजिटल डिस्प्ले और छायादार बैठने की व्यवस्था जैसी बुनियादी सुविधाओं की स्थिति क्या है। क्या उच्च यातायात वाले लेकिन गैर प्रीमियम स्टेशनों पर समान मानक सुनिश्चित करने के लिए कोई नीति है। अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है। इन कमियों को दूर करने में स्टेशन पुनर्विकास योजनाओं की क्या भूमिका है। ये सुधार आम रेल यात्रियों के सम्मान, आराम और सुरक्षा में किस प्रकार वृद्धि करेंगे। इस सवाल का जवाब दिया रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि भारतीय रेल पर स्टेशनों का उन्नयन, आधुनिकीकरण सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इस संबंध में कार्य परस्पर प्राथमिकता और धन की उपलब्धता के अध्ययन आवश्यकता के अनुसार किए जाते हैं। बहरहाल स्टेशनों के विकास, पुनर्विकास, उन्नयन, आधुनिकीकरण के लिए कार्य को मंजूरी देने और निष्पादित करते समय निचली कोटि के स्टेशनों की तुलना में उच्च कोटि के स्टेशनों को प्राथमिकता दी जाती है। रेल मंत्रालय ने दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ सतत आधार पर स्टेशनों के विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है। इसमें प्रत्येक ऐसे रेलवे स्टेशन की आवश्यकता को देखते हुए स्टेशन तक पहुंच, परिचालन क्षेत्र, प्रतीक्षालय, शौचालय, आवश्यकता के अनुसार लिफ्ट, एस्केलेटर, प्लेटफॉर्म की सतह का सुधार कार्य और प्लेटफॉर्म पर कवर, स्वच्छता, निःशुल्क वाईफाई, एक स्टेशन एक उत्पाद जैसी योजनाओं द्वारा स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क, बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, एग्जीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए निर्दिष्ट स्थान, लैंडस्केपिंग जैसी सुविधाओं में सुधार लाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और उनका चरणबद्ध कार्यान्वयन करना शामिल है। इस योजना में आवश्यकता अनुसार चरणबद्ध रूप से और व्यवहार्य स्टेशन भवन में सुधार, स्टेशन को शहर के दोनों भागों के साथ एकीकरण करना, मल्टी मॉडल एकीकरण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित पटरियों की व्यवस्था और दीर्घावधि में स्टेशन पर सिटी सेंटरों के निर्माण की भी परिकल्पना की गई है। स्टेशनों को शहर के केंद्रों के रूप में विकसित करने से स्टेशनों पर और उनके आसपास आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि के अलावा बेहतर यात्रा अनुभव की परिकल्पना की गई है। अब तक अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकास के लिए 1337 रेलवे स्टेशनों को चिन्हित किया गया है। देश भर में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों का विकास संबंधी कार्य अच्छी गति में शुरू किए गए हैं। अभी तक 105 स्टेशनों के चरण के निर्माण के कार्य पूरे हो चुके हैं। इन स्टेशनों के नाम भी उन्होंने साझा किए, जिनमें अंबिकापुर, आमगांव, अयोध्या धाम, बागलकोट, बैजनाथ, पपरोला, बलरामपुर, बरेली शहर, बेगमपेट, भानु प्रतापपुर, भिलाई, बिजनौर, बूंदी, चंदाफोर्ट, चिदम्बरम, चिंचपोकली, चिरियनकीज, कटक, डाकोर, डेरोल, देशनोक, देवलाली, धारवाड़, धुले, डोंगरगढ़, फतेहाबाद, फतेहपुर शेखावटी, गडक, गोगामेरी, गोकक रोड, गोला गोकरनाथ, गोमती नगर, गोवर्धन, गोविंदगढ़, गोविंदपुरी, गोविंदपुर रोड, हैबरगांव, हाथरस सिटी, हापा, ईदगाह, आगरा जंक्शन, इज्जत नगर, जाम, जोधपुर, जामवंथली, जोईचंदी पहाड़, कल्याणी, घोषपारा, कनालूस जंक्शन, करमसद, करीमनगर, कटनी दक्षिण, केडगांव, कोसांबा जंक्शन, कुलीतुराई, लासलगांव, लिम्बडी, लोनन जंक्शन, माहे, महुआ, मैलानी, मंडलगढ़, मंडाव महवा रोड, मंडी डबवाली, मन्नारगुड़ी, माटुंगा, मीठापुर, मोरबी, मुनीराबाद, मुर्तिजापुर जंक्शन, नर्मदापुरम, होशंगाबाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी जंक्शन, ओखा, ओरछा, पालिताना, पानागढ़, परेल, पीरपैंती, पोखराण, पोलूर, राजगढ़, राजमहल, राजूला जंक्शन, रामघाट हॉल्ट, सहारनपुर जंक्शन, समखियाली, सामलपट्टी, शंकरपुर, सावदा, सिवनी, शहाद, शाजापुर, श्रीधाम, सिद्धार्थनगर, सीहोर जंक्शन, श्रीरंगम, सेंट थॉमस माउंट, सुलूरपेटा, सुरेमनपुर, स्वामीनारायण छपिया, थावे, तिरुवन्नामलाई, उझानी, उड़कुरा, उतरन, वडकारा, वडाला रोड,
वृद्धाचलम जंक्शन, वारंगल, अन्य स्टेशनों पर भी कार्य अच्छी गति से शुरू किए गए हैं और कुछ स्टेशनों की प्रगति भी साझा की गई है, जिनमें अहमदाबाद स्टेशन पर द्वितीय प्रवेश पार्सल भवन का संरचनात्मक कार्य पूरा हो चुका है और फिनिशिंग का काम शुरू हो चुका है। दक्षिण की ओर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब भवन, एयर कॉन्कोर्स, नया ऊपरी पैदल पार पुल, एलिवेटेड रोड, गिट्टी रहित रेलपथ और प्लेटफॉर्म संख्या 10 के सुधार का संरचनात्मक कार्य शुरू हो चुका है। सोमनाथ स्टेशन पर बेसमेंट पार्किंग का संरचनात्मक कार्य पूरा हो चुका है। नए स्टेशन भवन का निर्माण, बेसमेंट पार्किंग का फिनिशिंग कार्य, भूमिगत वाटर टैंक का निर्माण और नए प्लेटफॉर्म शेल्टर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। सूरत स्टेशन पर गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम भवन का संरचनात्मक कार्य, अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र और नाले के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम भवन की फिनिशिंग, स्टेशन भवन का द्वितीय प्रवेश, एयर कॉन्कोर्स और एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। भुवनेश्वर स्टेशन पर पश्चिम और पूर्व की ओर स्टेशन भवन, एयर कॉन्कोर्स और सीवेज उपचार संयंत्र का संरचनात्मक कार्य पूरा हो चुका है और पश्चिम और पूर्व की ओर स्टेशन भवन, पैदल पार पुल, पश्चिम और पूर्व की ओर एलिवेटेड रोड का फिनिशिंग कार्य शुरू हो चुका है। पुरी स्टेशन पर नए स्टेशन भवन का संरचनात्मक कार्य पूरा हो चुका है और स्टेशन भवन, ओवरहेड टैंक और स्टेशन भवन डोम का फिनिशिंग कार्य शुरू हो चुका है। कटक स्टेशन पर नए द्वितीय प्रवेश स्टेशन भवन, नए मुख्य प्रवेश स्टेशन भवन और सीवेज उपचार संयंत्र का संरचनात्मक कार्य पूरा हो चुका है और नए मुख्य प्रवेश भवन, पैदल पार पुल और एयर कॉन्कोर्स का फिनिशिंग कार्य शुरू हो चुका है। प्रयागराज स्टेशन पर रेल डाक सेवा भवन, पार्सल भवन, आगमन भवन, द्वितीय प्रवेश द्वार पर बेसमेंट प्लाजा, विद्युत सब स्टेशन का संरचनात्मक कार्य पूरा हो चुका है और इन संरचनाओं का फिनिशिंग कार्य शुरू हो चुका है। ऊपरी पैदल पुल संख्या 2 का विस्तार कार्य पूरा हो चुका है। द्वितीय प्रवेश द्वार पर स्टेशन भवन का संरचनात्मक कार्य, एयर कॉन्कोर्स और स्थानांतरित संरचनाओं का कार्य शुरू कर दिया गया है। गाजियाबाद स्टेशन पर मुख्य प्रवेश द्वार और द्वितीय प्रवेश द्वार पर स्टेशन भवन का संरचनात्मक कार्य, ऊपरी पैदल पुल की नींव का कार्य, रूफ प्लाजा, मुख्य प्रवेश द्वार और द्वितीय प्रवेश द्वार पर विद्युत सब स्टेशन, मजिस्ट्रेट भवन, राजकीय रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल भवनों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। रामनगर स्टेशन पर शौचालय ब्लॉक, पुराने स्टेशन भवन का सुधार, प्रतीक्षालय, प्रांगण का निर्माण, प्लेटफॉर्म की सतह को ऊंचा करना, यात्री आरक्षण प्रणाली भवन का विस्तार, परिचालन क्षेत्र का विकास, नए प्लेटफॉर्म शेल्टर, साइनेज, प्रकाश व्यवस्था, लैंडस्केपिंग और दिव्यांगजन सुविधाओं के लिए स्पर्शनीय पथ, वाटर बूथ, कम ऊंचाई वाले टिकट काउंटर, पार्किंग और रैंप का कार्य पूरा हो चुका है। फिनिशिंग का कार्य शुरू हो चुका है। काशीपुर जंक्शन स्टेशन पर आधुनिक शौचालय ब्लॉक, परिचालन क्षेत्र का सुधार, पार्किंग, प्रांगण का निर्माण, प्लेटफॉर्म की सतह को ऊंचा करना और उसकी सतह में सुधार करने का कार्य पूरा हो चुका है। स्टेशन भवन, दिव्यांगजन सुविधाओं और लिफ्ट का सुधार कार्य शुरू हो चुका है। दाहोद स्टेशन पर स्टेशन भवन का सुधार, नए प्रांगण का निर्माण, परिचालन क्षेत्र का सुधार, बुकिंग काउंटर और प्रतीक्षालय का सुधार, प्लेटफॉर्म नंबर 1 को ऊंचा करना, नए प्लेटफॉर्म शेल्टर, स्टेशन की रोशनी में सुधार का कार्य पूरा हो चुका है। नए 12 मीटर पैदल पार पुल का कार्य शुरू कर दिया गया है। न्यू बुध स्टेशन पर नए मुख्य प्रवेश द्वार और दूसरे स्टेशन भवन का संरचनात्मक कार्य, नया प्रांगण, एयर कॉन्कोर्स का संरचनात्मक कार्य पूरा हो चुका है। स्टेशन भवनों की फिनिशिंग, पैदल पार पुल का निर्माण, प्लेटफॉर्म में सुधार का कार्य शुरू कर दिया गया है। सहरसा स्टेशन पर नए प्रतीक्षालय और शौचालय ब्लॉक सहित नए स्टेशन भवन के संरचनात्मक कार्य, पार्किंग क्षेत्र में सुधार, परिचालन क्षेत्र का विकास, प्रवेश द्वार, परिचालन क्षेत्र में 4 दीवारी का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और नए 12 मीटर चौड़े ऊपरी पैदल पुल का निर्माण कार्य, नए प्लेटफॉर्म शेल्टर का निर्माण शुरू कर दिया गया है। सालौना स्टेशन पर नए स्टेशन भवन के संरचनात्मक कार्य, नए पार्किंग क्षेत्र का विकास, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर प्लेटफॉर्म की सतह में सुधार कार्य पूरा हो गया है और नए 12 मीटर ऊपरी पैदल पुल का निर्माण कार्य, परिचालन क्षेत्र में सुधार, प्लेटफॉर्म संख्या 1 की सतह की ऊंचाई बढ़ाना, नए प्लेटफॉर्म शेल्टर का कार्य शुरू कर दिया गया है। मोदीनगर स्टेशन पर स्टेशन भवन में सुधार, प्रतीक्षालय और शौचालयों में सुधार, 12 मीटर चौड़ा पैदल पार पुल, नए प्लेटफॉर्म शेल्टर का कार्य पूरा हो चुका है और भवन के छोटे मोटे कार्य, प्लेटफॉर्म की सतह, साइनेज, परिचालन क्षेत्र और पार्किंग में सुधार कार्य शुरू कर दिए गए हैं। सौतापुर जंक्शन स्टेशन पर पुराने स्टेशन भवन के सुधार कार्य, प्लेटफॉर्म फर्श, प्लेटफॉर्म शेल्टर, 4 दीवारी का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और नए स्टेशन भवन की नींव, पैदल पार पुल, पे एंड यूज शौचालय का नवीनीकरण, परिचालन क्षेत्र, सड़क, पार्किंग का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। तिरुपति स्टेशन पर द्वितीय प्रवेश स्टेशन भवन और 2 अदद एयर कॉन्कोर्स के संरचनात्मक ढांचे का कार्य पूरा हो चुका है और दक्षिण की ओर स्टेशन भवन और एयर कॉन्कोर्स में फिनिशिंग का कार्य, मुख्य प्रवेश द्वार, उत्तर की ओर भवन का संरचनात्मक कार्य, प्लेटफॉर्म शेल्टर कार्य,
लिफ्ट एस्केलेटर का कार्य शुरू कर दिया गया है। नेल्लौर स्टेशन पर दोनों तरफ स्टेशन भवनों के संरचनात्मक ढांचे, ईंटों और प्लास्टर का कार्य, एयर कॉन्कोर्स के गर्डरों की लॉन्चिंग का कार्य पूरा हो चुका है और दोनों तरफ स्टेशन भवनों और एयर कॉन्कोर्स, सबवे विस्तार, पानी की टंकियों, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण कार्य शुरू कर दिए गए हैं। मोरकपुर स्टेशन पर नए स्टेशन भवन, परिचालन क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र, प्लेटफॉर्म शेल्टर, दिव्यांगजन पार्किंग, रैंप और कम ऊंचाई वाले टिकट बूथ, सहायता बूथ का सुधार कार्य पूरा हो चुका है। प्लेटफॉर्म की सतह, प्रतीक्षालय, शौचालय, साइनेज, स्टेशन पर प्रकाश व्यवस्था, दिव्यांगजनों के अनुकूल शौचालय, वाटर बूथ, पैदल पार पुल के सुधार कार्य और लिफ्ट का कार्य शुरू कर दिया गया है। वोमिडी स्टेशन पर स्टेशन भवन, 6 मीटर चौड़े पैदल पार पुल, परिचालन क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र, प्लेटफॉर्म शेल्टर, प्लेटफॉर्म की सतह में सुधार, प्रतीक्षालय, शौचालय, साइनेज, दिव्यांगजन पार्किंग, रैंप और कम ऊंचाई वाले टिकट बूथ, प्रकाश व्यवस्था, मार्गदर्शी, स्पर्शनीय पथ, दिव्यांगजन अनुकूल शौचालय, वाटर बूथ का सुधार कार्य पूरा हो चुका है। लिफ्ट, ब्रेल, मैप और साइनेज में सुधार कार्य पूरे कर लिए गए हैं। चालकुडी स्टेशन पर स्टेशन भवन, कॉन्कोर्स और बुकिंग कार्यालय के सुधार कार्य, परिचालन क्षेत्र, प्लेटफॉर्म शेल्टर, प्लेटफॉर्म की सतह, प्रतीक्षालय, सवारी डिब्बा संकेतक बोर्डों, दिव्यांगजन की सुविधा के लिए जन उद्घोषणा प्रणाली, साइनेज, मानक रैंप, कम ऊंचाई के टिकट बूथ का कार्य पूरा हो चुका है। स्टेशन भवन का सुधार, शौचालय, दिव्यांगजन की सुविधा के लिए शौचालय और पानी के बूथ का कार्य शुरू कर दिया गया है। चंगनाशेरी स्टेशन पर स्टेशन भवन में सुधार, परिचालन क्षेत्र में सुधार, स्टेशन पहुंच मार्ग का सुधार, प्लेटफॉर्म सतह, सवारी डिब्बा संकेतक बोर्ड, दिव्यांगजनों को पार्किंग सुविधा, शौचालय, पानी के बूथ, मानक रैंप का कार्य पूरा हो चुका है। जन उद्घोषणा प्रणाली, साइनेज और प्रकाश व्यवस्था के कार्य शुरू कर दिए गए हैं। रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास, विकास, उन्नयन, आधुनिकीकरण जटिल प्रकृति का होता है, जिसमें यात्रियों और रेलगाड़ियों की संरक्षा शामिल होती है और इसके लिए दमकल विभाग, धरोहर, पेड़ों की कटाई, विमानपत्तन स्वीकृति जैसी विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है। इनकी प्रगति, जनोपयोगी सेवाओं को स्थानांतरित करना, अतिलंघन, यात्री संचालन को बाधित किए बिना रेलगाड़ियों का परिचालन, उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों के निकट किए जाने वाले कार्यों के कारण गति प्रतिबंध जैसी ब्राउनफील्ड संबंधी चुनौतियों के कारण भी प्रभावित होती है और ये कारक कार्य के समापन समय को प्रभावित करते हैं। इस समय कोई समय सीमा नहीं बताई जा सकती है। अमृत भारत स्टेशन योजना सहित स्टेशनों का विकास, उन्नयन, आधुनिकीकरण सामान्यतः योजना शीर्ष 53 ग्राहक सुविधाओं के अंतर्गत वित्त पोषित किया जाता है। आवंटन और व्यय का ब्यौरा योजना शीर्ष 53 के अंतर्गत क्षेत्रीय रेलवे वार रखा जाता है, न कि कार्यवार या स्टेशन वार। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 12,118 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जबकि जून 2025 तक 2,612 करोड़ रुपए का व्यय उपगत किया गया है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है विकसित राज्य विकसित भारत 2047 से। सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद डीके अरुणा और इटेला राजेंद्र ने। इन सांसदों ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से पूछा कि क्या कुछ राज्य मोबाइल फोन, लैपटॉप और सर्वर निर्माण के प्रमुख परियोजनाओं के साथ प्रमुख इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण केंद्रों के रूप में तेजी से उभर रहे हैं और हैदराबाद एआई, बेंगलुरु एआई, चेन्नई एआई जैसे नए स्वीकृत इलेक्ट्रॉनिकी क्लस्टर एक नई पहल और भारतीय भाषाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता में शामिल करने के तरीके पर एक बड़ा प्रभाव डालेंगे, ताकि टेक्नोलॉजी और एआई के क्षेत्र में सार्वभौमिकीकरण के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार किया जा सके। अगर हाँ, तो क्या सरकार ने एआई मिशन स्थापित किए हैं जहां पूरा जोर सामान्य कंप्यूटर सुविधा समाधान विकसित करने पर है, जिसका उपयोग देश में किया जा सकता है। और सरकार को उम्मीद है कि तेलुगु एआई, तमिल एआई जैसी पहलें तमिल और तेलुगु जैसे सबसे पुरानी भाषाओं के साथ एआई को एकीकृत करने के तरीके में बड़ा बदलाव लाएंगी। अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, इसमें कितनी धनराशि निवेश की गई है। विकसित राज्य विकसित भारत 2047 के लिए निवेश स्थान के रूप में हैदराबाद को विकसित करने के लिए सरकार ने उठाए जा रहे सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब दिया इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत पिछले 11 वर्षों में भारत में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण का उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। सरकार आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए घरेलू इलेक्ट्रॉनिकी इकोसिस्टम को सक्रिय रूप से सुदृढ़ कर रही है। हाल के वर्षों में देश भर में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण इकाइयों द्वारा मूल्यवर्धन रूप से भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सरकार की रेडी बिल्ट फैक्ट्री शेड सहित सामान्य सुविधाओं और सुविधाओं के साथ साथ विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर और संशोधित इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर योजनाओं को अधिसूचित किया गया है। ईएमसी योजना के अंतर्गत 15 राज्यों में 19 ग्रीनफील्ड ईएमसी और 3 सामान्य सुविधा केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। ईएमसी 2.0 योजना के अंतर्गत देश भर के 8 राज्यों में कुल 10 ईएमसी और 1 सीएफसी स्वीकृत किए गए हैं। सरकार ने मार्च 2024 में इंडिया एआई मिशन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य 7 आधारभूत स्तंभों पर ध्यान केंद्रित करके भारत को एआई के लिए वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करना है। इंडिया एआई कंप्यूटर क्षमता, इसका उद्देश्य
MSME और स्टार्टअप सहित सभी को किफायती कीमत पर उच्च स्तरीय कंप्यूट पावर प्रदान करना है। इंडिया AI फाउंडेशन मॉडल, भारतीय डेटा सेट और भाषाओं पर प्रशिक्षित भारत के अपने बड़े मल्टी मॉडल को विकसित करना। इसका उद्देश्य जेनरेटिव AI में संप्रभु क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना है। AI कोष, AI मॉडलों के प्रशिक्षण के लिए बड़े डेटा सेट विकसित करना। AI कोष का एकीकृत डेटा प्लेटफॉर्म है जो सरकारी और गैर सरकारी स्रोतों से डेटा सेट को एकीकृत करता है। इंडिया AI एप्लीकेशन विकास पहल, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शासन और सीखने की अक्षमताओं के लिए सहायक टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में भारत की विशिष्ट चुनौतियों के लिए AI एप्लीकेशनों का विकास करना। इंडिया AI फ्यूचर स्किल्स, AI क्षेत्र में स्नातक, स्नातकोत्तर और PhD धारकों की संख्या बढ़ाकर भारत में AI कुशल पेशेवरों का विकास करना। इसका उद्देश्य भारत भर के Tier 2 और Tier 3 शहरों में डेटा और AI लैब स्थापित करना भी है। इंडिया AI स्टार्टअप फाइनेंसिंग, AI स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करना। सुरक्षित और विश्वसनीय AI, जिम्मेदारीपूर्ण AI अपनाने को सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ शासन ढांचे के साथ नवाचार को संचालित करना। ये पहले सामूहिक रूप से प्रारंभिक चरण की वित्तीय बाधाओं को कम करती हैं, उत्पाद विकास में तेजी लाती हैं, AI स्टार्टअप के लिए वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाती हैं। इसके अलावा भारत सरकार विभिन्न पहलों और AI मॉडलों के माध्यम से भारतीय भाषाओं, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल को समर्थन दे रही है। सरकार ने भाषाई अवरोध की चुनौतियों को दूर करने के लिए डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत भाषणी मिशन शुरू किया है ताकि नागरिक सभी भाषाओं में डिजिटल सेवाओं का उपयोग कर सकें। भाषणी AI संचालित भाषा मॉडल का उपयोग करता है। ये विभिन्न डोमेन में तमिल और तेलुगु सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं के अनुवाद में समर्थन करता है। इसके अलावा इंडिया AI मिशन ने सभी भारतीय भाषाओं का समर्थन करने वाला एक आधारभूत मॉडल विकसित करने के लिए नवाचार चुनौती का आयोजन किया है। इसका परिणाम बाद में घोषित किए जाएंगे। इनके अलावा भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलें की हैं, जिनमें बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए उत्पादन संबंध प्रोत्साहन यानी PLI, IT हार्डवेयर के लिए उत्पादन संबंध प्रोत्साहन, इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर EMC और EMC 2.0 योजना, आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है AI आधारित खनन से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद के गोपीनाथ ने। उन्होंने खान मंत्रालय से पूछा कि देश भर में उन खदानों का ब्यौरा क्या है जहां सतत खनन को बढ़ावा देने के लिए द्रोण सर्वेक्षण, AI आधारित खनिज आकलन और IIT आधारित निगरानी प्रणालियां लागू की गई हैं। खनन क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण, जल पुनर्चक्रण और खदान बंद करने की योजनाओं को अनिवार्य बनाने के लिए मौजूदा खनन लाइसेंस विनियमों में क्या सुधार शामिल किए गए हैं और इस संबंध में प्रस्तावित की गई नई नीतियों का ब्यौरा क्या है। डिजिटल खनन डैशबोर्ड, वास्तविक समय उत्पादन निगरानी और AI आधारित सुरक्षा प्रणालियों की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या इन उपायों को अनिवार्य कर दिया गया है? अगर हाँ तो ब्यौरा क्या है? इस सवाल का जवाब खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने खनिज संरक्षण और विकास नियम 2017 MCDR 2017 में विनियामक प्रावधानों को शामिल करके डिजिटल हवाई चित्रों, द्रोण के उपग्रह के अनुप्रयोग का उपयोग करके खनन कार्यकलापों की निगरानी के लिए खनन क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को अपनाया है। डिजिटल हवाई चित्रों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए एक ड्रोन डेटा प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई है। पिछले 3 वर्षों के दौरान इस पोर्टल पर कुल 3852 डिजिटल चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। इन कदमों से खनन प्रचालनों का बेहतर पर्यवेक्षण सुनिश्चित होता है। खान मंत्रालय ने MCDR 2017 के अध्ययन 5 के अंतर्गत सतत खनन कार्य पद्धतियों के लिए प्रावधान भी शामिल किए हैं, जिनमें वायु प्रदूषण से बचाव, विषैले तरल पदार्थ के स्राव की रोकथाम, ध्वनि से बचाव, सतही धंसाई पर नियंत्रण के लिए नियम दिए गए हैं। MCDR 2017 के नियम 35 में खनिकों द्वारा अपनाई गई सतत खनन कार्य पद्धतियों के आधार पर खनन पट्टों की स्टार रेटिंग का प्रावधान है। मौजूदा कानून के अनुसार खनन पट्टे के निष्पादन से पूर्व संभावित पट्टेदारों के लिए पर्यावरणीय मंजूरी सहित अपेक्षित वैधानिक मंजूरियां प्राप्त करना अनिवार्य है। पट्टाधारकों को संबंधित प्राधिकारियों द्वारा प्रदत्त मंजूरियों और अनुमोदनों की निबंधन और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक है, अन्यथा संबंधित प्राधिकारियों द्वारा संबंधित अधिनियमों और लागू नियमों, दिशा निर्देशों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाती है। खनन परियोजनाओं को भारत में भूजल निष्कर्षण के नियमन और नियंत्रण के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत विशिष्ट शर्तों के अधीन भूजल निष्कर्षण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC प्राप्त करना भी अधिदेशित किया गया है। इसके अलावा भूजल निगरानी और बाह्य स्रोतों से निकाले गए कुल जल के प्रतिशत के रूप में पुनर्चक्रित जल की मात्रा को खानों की स्टार रेटिंग के मूल्यांकन टेम्पलेट में मापदंडों के रूप में शामिल किया गया है। MCDR 2017 के तहत प्रत्येक पट्टाधारक को एक प्रगतिशील खानबंदी योजना और अंतिम खानबंदी योजना तैयार करना भी आवश्यक है। पट्टाधारकों को खानबंदी योजना के अनुसार किए गए
सुरक्षात्मक और पुनर्वास कार्यों की सीमा के बारे में जानकारी देने वाली एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर पट्टाधारक द्वारा किया गया वित्तीय आश्वासन राज्य सरकार द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। भारतीय खान ब्यूरो ने माइनिंग टेनमेंट सिस्टम पोर्टल तैयार किया है, जिसे खनिज संसाधन प्रबंधन में प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, पारदर्शिता बढ़ाने और दक्षता में सुधार लाने के लिए बनाया गया है। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के उद्देश्य को भी बढ़ावा देता है। इसमें विभिन्न मॉड्यूल हैं, जिनका उपयोग विभिन्न हितधारकों द्वारा रिपोर्टिंग के प्रयोजन से किया जा रहा है। साथ ही एक MTS डैशबोर्ड भी तैयार किया गया है, जो गतिशील है और पट्टाधारकों द्वारा उत्पादन संबंधी अद्यतन जानकारी प्रदान करता है। MTS पोर्टल को MCDR 2017 के नियम 73 के अनुसार तैयार किया गया है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान नेटवर्क से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद कंगना रनौत ने। अपने सवाल उन्होंने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से पूछा। उन्होंने जानना चाहा कि वर्ष 2014 से राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान नेटवर्क का कितना विस्तार हुआ है। वर्ष 2014 से सरकार द्वारा जारी की गई भूकंप संबंधी रिपोर्टों की संख्या कितनी है। क्या सरकार ने शहरों के माइक्रोजोनीकरण की प्रक्रिया शुरू की है। अगर हाँ, तो वर्ष 2014 से विशेषकर हिमाचल प्रदेश में कितने शहरों को माइक्रोजोन किया गया है। इस सवाल का जवाब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र का अगस्त 2014 में स्थापना के बाद राष्ट्रीय भूकंपीय वेधशालाओं अवसंरचना का उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। 2014 में वेधशालाएं लगभग 84 भूकंपीय से बढ़कर आज 168 हो गई हैं, जिनमें VSAT के माध्यम से वास्तविक समय में डेटा रिपोर्टिंग होती है। NCS द्वारा मासिक भूकंप सारांश रिपोर्ट जारी की जाती है, जो मासिक रिपोर्ट और आर्काइव मासिक रिपोर्ट वेब पेजों के माध्यम से उपलब्ध हैं। NCS वेबसाइट पर हर महीने कवर होती हैं। अप्रैल 2020 से उपलब्ध डेटा के आधार पर बड़े उल्लेखनीय भूकंपों के संबंध में कुल 34 रिपोर्ट जारी की गई हैं। जनवरी 2020 से जून 2025 के दौरान संबंधित प्राधिकरणों को जारी कुल 80,029 भूकंपों की जानकारी के अतिरिक्त है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के माध्यम से भूकंपीय माइक्रोजोनेशन डेटा तैयार किया जाता है, जो मंत्रालय के दिशा निर्देशों पर आधारित होता है। भूकंपीय माइक्रोजोनेशन के लिए दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, गुवाहाटी, जबलपुर, देहरादून, अहमदाबाद, गांधीधाम और सिक्किम के गैंगटॉक शहर को कवर किया गया है। उसके बाद 2018 से अब तक भूकंपीय माइक्रोजोनेशन के लिए लगभग 30 शहरों को चुना गया है। इसके तहत चेन्नई, कोयम्बटूर, भुवनेश्वर और मैंगलोर जैसे शहर शामिल हैं। इसके अतिरिक्त पटना, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, आगरा, धनबाद, अमृतसर जैसे शहरों में इसका पूरा होना अंतिम चरण में है। बहुत ही जल्द हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर, ऊना, पालमपुर, शिमला, कांगड़ा और धर्मशाला को भूकंपीय माइक्रोजोनेशन के लिए चुना जाएगा। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने मंत्रालयों से जुड़े कई विषयों पर सवाल पूछे, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है राष्ट्रीय महिला आयोग में सुधार से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने। उन्होंने महिला और बाल विकास मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार ने महिला सशक्तिकरण संबंधी संसदीय समिति और विभिन्न विशेषज्ञ निकायों की सिफारिशों के अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की समीक्षा और संशोधन के लिए कोई कदम उठाए हैं। अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है। क्या सरकार राष्ट्रीय महिला आयोग की संस्थागत स्वतंत्रता, वित्तीय स्वायत्तता और विधिक अधिकारों को बढ़ाने के लिए कोई उपाय कर रही है। अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है। क्या सरकार राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशों को बाध्यकारी बनाने या निर्धारित समय सीमा के भीतर उनके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का विचार रखती है। अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम करे, सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। इस सवाल का जवाब महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय महिला आयोग को शक्तियां राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के प्रावधानों से प्राप्त हैं। इस आयोग के पास संविधान और अन्य कानूनों के तहत महिलाओं के लिए किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करना, महिलाओं को प्रभावित करने वाले संविधान के मौजूदा प्रावधानों और अन्य कानूनों की समय समय पर समीक्षा करना और उनमें संशोधन की सिफारिश करना, महिलाओं से संबंधित संविधान के प्रावधानों और अन्य कानूनों के उल्लंघन के मामलों को प्राधिकारियों के समक्ष उठाने की शक्तियां हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की धारा 10 की उपधारा 4 के तहत इस आयोग को उपधारा 1 के खंड का या खंड 4 के उपखंड 1 में निर्दिष्ट किसी भी मामले की जांच करते समय, मुकदमे की सुनवाई करते समय सिविल कोड की सभी शक्तियां प्राप्त हैं और विशेष रूप से कई मामलों के संबंध में, जिनमें भारत के किसी भी हिस्से से किसी भी व्यक्ति को बुलाना, उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना और शपथ पर उसकी जांच करना,
हलफनामों पर साक्ष्य प्राप्त करना, किसी दस्तावेज को खोलकर प्रस्तुत करने की मांग करना, किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि प्राप्त करना और गवाहों और दस्तावेजों की जांच के लिए कमीशन जारी करना। सरकार महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए ठोस प्रयास भी कर रही है और विभिन्न व्यवस्थित और विधायी कार्यकलापों के माध्यम से सुरक्षा और संरक्षा के मुद्दे का समाधान करके उनके अधिकारों को सुदृढ़ बना रही है। नीतियों, कार्यक्रमों और विधानों की समीक्षा की एक सतत प्रक्रिया है और सरकार हितधारकों की सिफारिशों, सुझावों और परामर्शों के आधार पर कानूनों, नीतियों और कार्यक्रमों में समय समय पर संशोधन करने के लिए उचित उपाय करती है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की विभिन्न धाराओं के तहत दिए गए अधिदेश के अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य करते हैं। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है ईडब्ल्यूएस आरक्षण के तहत आयु सीमा में छूट से। सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने। उन्होंने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से पूछा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लोगों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रदान किए जाने वाले 10% आरक्षण के अंतर्गत आयु सीमा में छूट न दिए जाने के क्या कारण है, जबकि अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण में आयु सीमा में छूट है। क्या ये सच है कि कुछ राज्य ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आयु में छूट दे रहे हैं? अगर हाँ तो ब्यौरा क्या है? क्या सरकार ईडब्ल्यूएस आरक्षण में भी आयु सीमा में छूट का प्रावधान लाने और पूरे देश में एक समान नीति लाने का विचार रखती है? इस सवाल का जवाब दिया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि संविधान 103वां संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 15 और 16 में खंड 6 जोड़ा गया है ताकि राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए मौजूदा आरक्षण के अंतर्गत आने वाले लोगों के अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के नागरिकों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सके। इसमें भारत सरकार के अधीन सिविल पदों पर नियुक्तियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में 10% तक आरक्षण शामिल है। केंद्र सरकार ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए राज्यवार आयु सीमा में छूट की नीतियों के संबंध में समेकित आंकड़े नहीं रखती है।